सोचिए एक पल के लिए सोचिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज कमाई है, रिस्पेक्ट। आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई पार्टी नहीं बनाई, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, किसी से एक रुपया मांगा नहीं। आपने सिर्फ काम किया साल दर साल चुपचाप, और फिर एक दिन आप अपना वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपना शरीर, अपनी सेहत, अपनी जिंदगी। 18 जुलाई 2026 दिल्ली का एक सरकारी अस्पताल, स्ट्रेचर पर एक 59 साल का आदमी लाया जाता है, 21 दिन से जिसने पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। नाम सोनम वांगचुक है। और ये वीडियो सिर्फ सोनम वांगचुक की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आपने कभी अपने आप से नहीं पूछा कि क्या हमारा सिस्टम हमें इंसान समझता है या हम सिर्फ एक नंबर है। तो मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात अगर की जाए कि एक प्रोटेस्ट अस्पताल तक कैसे पहुंचा, क्योंकि सबसे पहले पूरी टाइमलाइन मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ रहे हैं तो आप कहानी आधी जानते हैं। 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठते हैं। ध्यान दीजिए, आमरण यानी कि मरते दम तक। यह कोई सिंबॉलिक 1-2 दिन का फास्ट नहीं है, यह एक इंसान का एक ऐसा ऐलान है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कोई न सुने, अन्यथा प्राण ही क्यों न चले। सोनम वांगचुक की मांग क्या है? ये कोई निजी फायदा नहीं है जो वो बात कर रहे हैं उन लाखों स्टूडेंट्स की जिनकी मेहनत एक पेपर लीक ने मिट्टी में मिला दी। एग्जाम कैंसिल हुआ, धांधली के आरोप लगते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग हो रही। अब सोचिए, आप महीनों सालों पढ़ाई करते हो, अपनी नींद, अपना सोशल लाइफ, अपना सब कुछ त्याग देते हो एक एग्जाम के लिए, और फिर पता चलता है कि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था। आपकी मेहनत का मतलब क्या रह गया? वही यही गुस्सा, यही निराशा सोनम वांगचुक ने जो है इस गुस्से और निराशा को अपनी आवाज दी। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया, और फिर 21वें दिन यानी 18 जुलाई को शरीर जब जवाब देने लगा तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इतना गंभीर मामला था कि दिल्ली हाईकोर्ट को खुद दखल देकर आदेश देना पड़ा कि वांगचुक की सेहत पर निगरानी रखी जाए। अब यहां रुककर एक सेकंड सोचिए, एक डेमोक्रेसी में जहां कोर्ट्स हैं, पार्लियामेंट हैं, मीडिया हैं, इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आवाज सुनी जाने के दावे हैं, फिर भी एक नागरिक को अपनी जान को आखिरी हथियार बनाना पड़ता है। क्या यह हमें डिस्टर्ब नहीं करता? और क्यों हमें यह बिंदु डिस्टर्ब नहीं करता, यह बड़ा सवाल है। और देखा जाए, असली ट्विस्ट पे बात करें तो यह सिर्फ पेपर लीक की कहानी नहीं है। तो मैं आपको उस एंगल पे ले जाना चाहूंगा जो लगभग 90% से अधिक चैनल आपको नहीं बताते, क्योंकि यह वीडियो जो है वो आपके जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है, और यह जो मैं बताने जा रहा हूं, यह इस वीडियो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कल से भारत की हर परीक्षा 100% परफेक्ट होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई नकल भी नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से हर चीज सिक्योर है। तो सवाल है कि क्या तब हमारा एजुकेशन सिस्टम सफल हो जाएगा? जवाब है नहीं। और इसकी वजह समझिए, क्योंकि एग्जाम और एजुकेशन 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये लाइन आप दोबारा सुनिए कि एग्जाम और एजुकेशन दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एग्जाम चुनता है और एजुकेशन बनाता है। एग्जाम का काम है 100 लोगों में से 1 को आगे भेजना, या कहीं ज्यादा संख्या में से 1 आध को आगे भेजना, और एजुकेशन का काम है 100 के 100 लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाना। और भारत ने धीरे धीरे इन दोनों को एक ही चीज मान लिया है। जरा गणित समझिए, जब एक सरकारी नौकरी की एक सीट के लिए लाखों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो वो एग्जाम असल में टैलेंट टेस्ट नहीं है, वो एक रैशनिंग सिस्टम है। यानी बहुत कम मौकों को बहुत सारे लोगों के बीच बांटने का एक तरीका है। और जब कोई इस राशनिंग में पीछे रह जाता है तो सिस्टम बड़ी आसानी से कह देता है, बेटा थोड़ी और मेहनत करो, अगली बार ट्राई करो। लेकिन किसी ने कभी सिस्टम से ये नहीं पूछा
कि तुमने 100 लोगों के लिए मौके बनाए ही क्यों नहीं। धीरे धीरे व्यवस्था की नाकामी व्यक्ति की नाकामी बन जाती है, स्टूडेंट को दोष दिया जाता है, राज्य से सवाल कोई नहीं पूछता। और यही वो असली सवाल हैं जो सोनम वांगचुक पूछ रहे हैं। सिर्फ पेपर लीक किसने किया नहीं, बल्कि हमारा पूरा सिस्टम किस नीयत से बना है। जो सिस्टम बना रहे हैं उनके बच्चे नीट जेई नहीं लिखते, वो विदेशों में पढ़ते हैं। जैसा हम अक्सर कहते हैं, देश की विदेश मंत्री के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, पूर्व विदेश मंत्री के बच्चे कहां हैं। तो उनके बच्चे ही जब बाहर हैं तो वो यहां के बच्चों के लिए क्यों पैरवी करेंगे। और ये सोनम वांगचुक जो है वो है कौन, और उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, क्यों है। क्योंकि इस इंसान की अगर बात करें और बिना इसे समझे आप ये नहीं समझ पाएंगे इसकी बात में इतना वजन क्यों है। 1988 एक यंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लद्दाख जाता है, यहां उसे कुछ अजीब दिखता है। गांव के बच्चे बिल्कुल भी कम टैलेंटेड नहीं है, फिर भी वो बुरी तरह एग्जाम में फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी एजुकेशन अंग्रेजी या हिंदी में प्लेन्स के हिसाब से बनी थी। उनकी अपनी भाषा, उनके अपने पहाड़, उनकी अपनी जिंदगी से पूरी तरह कटी हुई। तो वांगचुक ने यहाँ सेकमोल नाम का एक स्कूल शुरू किया, सोच के बिल्कुल विपरीत। और इसकी सोच बिल्कुल सिंपल थी, बच्चे को उसकी अपनी दुनिया से काट कर मत पढ़ाओ, उसकी दुनिया को ही उसकी क्लासरूम बना दो। और फिर आती है सबसे मशहूर इन्वेंशन, आइस स्तूपा। सोचिए जरा, लद्दाख जैसी जगह पर पानी की सबसे बड़ी समस्या क्या है। सर्दियों में ग्लेशियर का पानी बहकर बर्बाद हो जाता है और गर्मियों में खेती के लिए पानी ही नहीं बचता। वांगचुक ने क्या किया, सर्दियों के उसी पानी को एक कॉर्न शेप्ड बर्फ की मीनार में जमाया, जो धीरे धीरे गर्मियों में पिघलती है और किसानों को पानी देती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ प्रकृति को समझकर उसके साथ काम करने की सोच है, उससे लड़ने की नहीं। इन्हीं कामों के लिए उन्हें कई अवार्ड मिला। 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे बहुत बार एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो समझिए फर्क, यह वो इंसान नहीं है जो सिर्फ ट्विटर थ्रेड्स लिख के सरकार को गाली देता है और फेमस हो जाता है। इसने पहले दशकों तक जमीन पे काम किए, समस्याएं सॉल्व की और फिर बोलना शुरू किया। और डेमोक्रेसी में यही सबसे बड़ा फर्क है, मॉरल अथॉरिटी भाषण से नहीं मिलती, काम से कमाई जाती है। और जब कहानी उतनी सीधी नहीं रह जाती तो फिर चीजें अलग दिशा में मुड़ जाती हैं। क्योंकि अब मैं पूरी अगर बैलेंस बात करना चाहूं, क्योंकि सच्चाई कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, वो ब्लैक और व्हाइट होती है। क्योंकि अगर एक तरफ की कहानी दिखाते हैं तो भी गलती करेंगे, तो लोगों को लगेगा हम भी सिस्टम से नाराज हैं। तो 2025 लद्दाख में एक बड़ा आंदोलन उठा, मांग है स्टेटहुड की और 6 शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की। यह प्रोटेस्ट अचानक हिंसक हो गया, लोगों की जाने गई। सरकार का आरोप है कि सोनम वांगचुक के कुछ बयानों ने माहौल भड़का दिया। वांगचुक इस आरोप को सीधे तौर पर खारिज करते हैं। वांगचुक कहते हैं कि यह गुस्सा सालों से जमा हो रहा असंतोष था जो एक दिन फट पड़ा। और इसके बाद उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया, जोधपुर जेल में रखा गया, जो कि एक बड़ा सख्त कानून है और आमतौर पर बहुत गंभीर मामलों में इस्तेमाल होता है। अब यहीं से 2 सवाल हैं और दोनों ही सवाल बड़े वजनदार हैं। आप दोनों को ध्यान से सुने। पहला सवाल है कि क्या सरकार को हिंसा रोकने, कानून लागू करने और जिम्मेदार लोगों की जांच करने का हक है? तो बिल्कुल है, ये किसी भी राज्य की बुनियादी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल है, क्या सिर्फ एक सरकारी आरोप ही अपने आप में पर्याप्त सबूत है? नहीं, किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून लगाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबूत चाहिए होते हैं, सिर्फ इल्जाम काफी नहीं होते। और यही आज के भारत का शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखाई देता है। हम बहस को फैक्ट से खत्म नहीं करते, हम उसे लेबल्स से खत्म करते हैं। किसी को एंटी नेशनल बोलते हैं, किसी को अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं, फॉरेन फंडेड एजेंट बोलते हैं, और बहस वहीं मर जाती है। कोई तर्क नहीं चाहिए, बस एक टैग चाहिए। और सुनिए, ये सिर्फ एक तरफ की बीमारी नहीं है, चाहे आप लेफ्ट हो या राइट, ये टेंडेंसी दोनों तरफ बराबर खतरनाक है। जिस दिन हम इंसान की बात सुनने की बजाय सिर्फ उसका लेबल देखना चालू कर देते हैं,
उस दिन डेमोक्रेसी एक तमाशा बन जाती। तो ये सवाल जो है वो सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, आपका भी है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाना नहीं है। ये सरकार और जनता के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। चुनाव डेमोक्रेसी नहीं है, मैं पहले भी कह चुका। चुनाव बहुत छोटा हिस्सा है। ये एक बातचीत है, कन्वर्सेशन है, और कन्वर्सेशन जो कभी रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन ये बातचीत बंद हो जाती है उस दिन डेमोक्रेसी की जगह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन रह जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते, एक फाइल, एक डेटा पॉइंट, एक स्टैटिस्टिक समझता है। सोचिए कोई रोड बनी, कितने करोड़ खर्च हुए, कितने योजनाएं पूरी हुई, ये सब गिना जाता है। लेकिन क्या किसी ने ये गिना कि उस पूरी प्रक्रिया ने कितने इंसानों की असल जिंदगी बेहतर की? क्योंकि जो चीजें असल मायने रखती हैं वो अक्सर आंकड़ों में फिट नहीं हो पाती। और अब आपसे मैं सीधा अपने जो यूथ व्यूअर्स है उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्क्रॉल मत कीजिए, एक सेकंड रुक के उत्तर दीजिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी बात, आपकी शिकायत, आपकी प्रॉब्लम तब तक कोई नहीं सुनता जब तक आप कोई एक्सट्रीम कदम नहीं उठाते? कोई बड़ा हंगामा, कोई वायरल पोस्ट, कोई प्रोटेस्ट? अगर हाँ तो जरा सोचिए, ये अकेले आपकी समस्या नहीं है, यह पूरे सिस्टम के डिजाइन का सवाल है। क्योंकि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होती कि वहां असाधारण इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर सिस्टम को झकझोरें। असली पहचान यह होती है कि एक साधारण नागरिक भी बिना अनशन किए, बिना अस्पताल पहुंचे, सिर्फ अपने तर्क के दम पर सुना जा सके। तो रिकैप करते हैं, क्योंकि यही टॉपिक सबसे भारी है और रिकैप जरूरी है। एक इंसान जिसकी क्रेडिबिलिटी दशकों की मेहनत से बनी, एक डिमांड जो एक पेपर लीक से शुरू होकर पूरे एजुकेशन सिस्टम के डिजाइन तक पहुंच गई, एक ट्विस्ट जो हमें सिखाता है कि हर स्टोरी में न्यूसेंस जरूरी है। एक सवाल जो अब सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, हम सब का है। सोनम वांगचुक का यह आंदोलन एक दिन खत्म हो जाएगा, सरकारें बदलेंगी, नए एग्जाम होंगे, नई पॉलिसीज आएंगी, नई पॉलिटिक्स आएगी, लेकिन एक सवाल रह जाएगा, क्या भारत ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां इंसान केंद्र में है, या ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां इंसान सिर्फ एक आंकड़ा है? अब इसका जवाब सिर्फ सरकार नहीं देगी, जवाब हम सबको मिलकर देना है, आप, मैं और ये पूरा समाज। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि भारत का एग्जाम सिस्टम बदलना चाहिए, हाँ या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।